अरे चलो उठो सब लोग, खाना खाओ, रात बहुत हो रही है। अरे ऐसे कैसे खाना खाएंगे? अभी तक अंकित और कार्तिक घर नहीं आए हैं। अगर भैया को काबू में लाना है ना तो शादी करवा दीजिए। जब भाभी 36 बार फोन करेंगी तब खुद टाइम पर घर में हाजिरी लगाएंगे। हाँ हाँ, ये आइडिया तो बड़ा मस्त है। अब तो मुझे भी लग रहा है बड़े बेटे अंकित की शादी करवा ही देनी चाहिए, छोटे का बाद में देखेंगे। तभी अंकित और कार्तिक ऑफिस से आते हैं। क्या हुआ मम्मी, क्या बात हो रही है? अरे आइए जनाब, आप दोनों की ही शिकायत हो रही है। देर से घर आने की वजह से अब अंकित भैया की शादी की बातें चल रही हैं। हाँ, अब पहले ये बताओ, बाहर किसी लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको शादी इतनी ही जरूरी लग रही है तो आप जैसे कहेंगे उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अब देखो कोयले से कोहिनूर जैसी बहू चुन कर लाऊंगी। चलो अब सब खाना खा लो। फिर मोहिनी की बात सुन सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी पंडित को फोन करती है। सुनिए पंडित जी, दरअसल मेरे बड़े बेटे अंकित की शादी करानी है। कोई अच्छी संस्कारी समझदार लड़की है क्या आपकी नजर में? वाह वाह वाह, क्या टाइमिंग है आपकी। अभी कुछ दिनों पहले ही कई अच्छे रिश्ते आए हैं, कुछ गांव की हैं और कुछ शहर की। सच में? फिर तो बहुत बढ़िया है पंडित जी, आप शाम को ही सभी की तस्वीर लेकर घर आ जाइए। जी ठीक है, जैसा आप कहें। इतना कहकर पंडित जी फोन रख देते हैं और फिर शाम होते ही घर में लड़कियों की फोटो लेकर दस्तक देते हैं। माँ देखो पंडित जी आ गए। अरे आइए पंडित जी बैठिए। ये देखिए, एक से बढ़कर एक लड़कियों के रिश्ते लाया हूँ। आप सोचते रह जाएंगे किसे अपनी घर की बहू बनाओ। इतना कहकर पंडित लड़कियों की फोटो दिखाना शुरू करता है। मोहिनी ध्यान से फोटो देखती है। ये देखो, कपड़ों से एक थोड़ी मॉडर्न है और एक संस्कारी लग रही है। माँ, आजकल कपड़ों और संस्कार का कोई लेना देना नहीं है, हमें ही देख लो। हाँ, बात तो सही है, आजकल समझना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये लड़की बहुत अच्छी है, ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। फिर तो ये रिश्ता मंजूर समझिए, बस अंकित से पूछ लेती हूँ। इतना कहकर मोहिनी तुरंत अंकित को आवाज लगाती है। अंकित नीचे आकर फोटो देखता है। हाँ मुझे लड़की पसंद है, बाकी आपकी मर्जी। कार्तिक दौड़ता हुआ आता है और फोटो देखता है। ओह भैया के लिए भाभी पसंद की जा रही है, जरा मुझे भी तो दिखाओ कोई फोटो। इतना कहकर कार्तिक तुरंत फोटो देखता है। ये क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तय रहा, हमें घर संभालने और रसोई संभालने वाली अच्छी बहू मिल गई। ठीक है, तब मैं लड़की वालों से बात करके बताता हूँ। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद जब मोहिनी रसोई में काम कर रही होती है। माँ आज फिर वही रोज वाला घिसा पिटा खाना, कुछ तो चटपटा मिर्च मसाले वाला खाना बनाया करो ना। आने दे तेरी पत्नी को, उसी को रसोई सौंप दूंगी, तब बनवा कर खाना अपना चटपटा खाना। अंकित बिना कुछ कहे हल्का शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है और मोहिनी सभी को खाना खिलाती है। तभी पंडित का फोन आता है। सुनिए बहन जी, एक जबरदस्त खुशखबरी है। लड़की वालों को आपका घर, खानदान और अंकित सब बहुत अच्छे लगे हैं। आप कल ही रिश्ता लेकर नागपुर आ जाइए। वाह, क्या चटपटी खबर सुनाई है आपने, मजा आ गया। इतना कहकर मोहिनी फोन रखती है और सभी को खुशखबरी सुनाती है। सच में? फिर तो कल बहुत मजा आएगा। ये खुशियाँ बाद में मनाना, पहले तैयारियाँ करो, कल रिश्ता लेकर जाना है। हाँ सब लोग तैयार रहना, अगर लड़की अच्छी लगी तो वही शगुन देकर शादी पक्की कर देंगे। मोहिनी की बात सुनकर सभी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और शगुन का सामान जुटाने में लग जाते हैं। अरे आइए आइए, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, आपके घर आने में कैसी तकलीफ? हाँ लेकिन अब थोड़ी तकलीफ हो रही है, आखिर भाभी को बुलाया ही नहीं, उन्हें ही तो देखने आए हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, नीचे रिश्ते वाले आए हैं। ओहो माँ, मैंने कह दिया ना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। चुपचाप तैयार होकर नीचे चल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिश्ता तय हो गया है, अब शादी वही होगी जहाँ हम चाहेंगे। नहीं माँ, मैं नहीं करने वाली ये शादी, न ही मुझे लड़के से मिलना है। तू चल रही है या पापा को बुलाऊं? हाँ हाँ, पापा की ही धमकी दो, चल रही हूँ। करीना मुंह बनाकर तैयार होती है और नीचे हॉल में आकर सभी को चाय देती है। वाकई चाय बहुत शानदार बनाई है, लगता है रसोई का काम भी अच्छे से आता है। अरे रसोई का काम? हमारे घर की पूरी रसोई तो यही संभालती है, मुझे तो किचन में जाने ही नहीं देती। दाल मखनी से लेकर राजमा चावल सब कुछ बनाती है। राजमा चावल तो दूर की बात, बिना जलाए मैगी बना लूं वही बड़ी बात है। माँ क्या क्या बोल रही हैं? हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए जो रसोई और घर दोनों संभाल सके। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है।
तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। जब दोनों की तरफ से हाँ हो ही गई है तो मैं जल्दी ही शादी की तारीख निकलवा देता हूँ, फिर चट मंगनी पट ब्याह। इतना कहकर पंडित शादी की तारीख निकालता है और दोनों तरफ धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर एक दिन अरे बड़े दिन हो गए किटी पार्टी में मीनाक्षी जी नहीं आई। अरे कैसे आएंगी, बेचारी की मॉडर्न बहू जो आ गई है। रसोई संभालना छोड़ो, रसोई में तांडव मचा रखा है। वैसे मोहिनी जी, आप भी बड़े दिनों से किटी पार्टी में नहीं आ रही हैं। अरे अब किटी पार्टी में तो मैं रसोई के काम की वजह से नहीं आ पा रही, लेकिन अब मैंने ऐसी बहू चुनी है अपने बेटे के लिए जो घर के साथ रसोई और सारी चीजें अच्छी तरह से संभालने वाली है। अच्छा, इतना क्या खास है उसमें? अरे बस एक बार घर में आ जाने दो, फिर देखना मैं रोज किटी पार्टी में आऊंगी। रसोई ऐसे संभालती है जैसे सालों का अनुभव हो, उसकी माँ ने खुद बताया है। इस तरह मोहिनी किटी पार्टी की सभी औरतों के सामने अपनी बहू की तारीफ करती है। कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। धूमधाम से सभी अंकित की बारात लेकर जाते हैं, लेकिन कार्तिक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जब बारात मंडप में पहुंचती है और काफी देर हो जाती है, तब मुहूर्त बीता जा रहा है, आखिर दुल्हन कब आएगी? अरे इन लोगों को दुल्हन लाने भेजा था और ये खुद वहीं बैठ गए। मैं अभी लेकर आती हूँ। शर्मिला कमरे में जाती है और दरवाजा खोलते ही रुक जाती है। ये क्या, कमरे में तो दुल्हन ही नहीं है, कहाँ गई करीना? सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी शर्मिला पास खड़ी चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगती है। मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आंटी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी और खिड़की से कूदकर भाग गई। क्या मतलब दुल्हन भाग गई? अब बारात लौट जाएगी? इतनी बड़ी सनसनी खबर। ये सुन रोहित जोर से चिल्लाता है और शादी में खड़े हर एक व्यक्ति को चीख चीख कर बता देता है, दुल्हन भाग गई, दुल्हन भाग गई। अरे ये क्या हो गया? बड़ी तारीफ कर रहे थे, अब देखो असली चेहरा। अभी दुल्हन के माँ बाप से बात करता हूँ। उनकी बेटी की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तभी वहाँ पर दुल्हन के माता पिता आते हैं। देखिए, हम बहुत शर्मिंदा है कि हमारी बेटी इस तरह शादी से भाग गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताइए ना। अगर आपकी बेटी को शादी करनी ही नहीं थी तो पहले बता देते। इस तरह हमारी इज्जत का फालूदा बनाने की क्या जरूरत थी? अब उल्टे पैर जब बारात वापस जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तभी कृष्ण प्रसाद अंदर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है बारात वापस ले जाने की। दादाजी, आप यहाँ? क्या लगा था तुम सबको मैं गांव में हूँ और तुम लोग चुपके से शादी करवा दोगे? मुझे पता नहीं चलेगा। अंकित की शादी उसी से होगी जिससे मैंने बचपन में तय की थी। सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आराधना अपने माता पिता के साथ दरवाजे से अंदर आती है। आराधना ने रंग बिरंगा मोतियों वाला सूट पहना है, साथ ही उसने अच्छे से एक चोटी बांधी है जिसमें रिबन लगा है और उसकी चोटी सींग की तरह ऊपर खड़ी है। क्या मेरी शादी इससे होगी? हाँ, यही चचेरे भाई की बेटी आराधना है। शादी इसी से होगी। नहीं, मैं इस गवार को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। बारात लौट आने से तो अच्छा है इसे बहू मानकर शादी की रस्में शुरू करो। सभी सख्ते में पड़ जाते हैं और इज्जत के बारे में सोचकर अंकित की शादी गांव की गंवार लड़की आराधना से करवा दी जाती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बहू कभी नहीं मानने वाली, लेकिन रस्में निभानी पड़ती है, इसलिए गृह प्रवेश करवा रही हूँ। ठीक बा, माई जैसन आप कहा। कोई जरूरत नहीं है मुझे माई कहने की, मम्मी जी कहो। ठीक बा मम्मी जी, आज से मम्मी जी ही कहूँगी। हे भगवान, कैसी मॉडर्न भाभी सोच रखी थी और कैसी गवार भाभी मिली है। जो उम्मीद लगा बैठे थे, ठीक उसका उल्टा हुआ है। वैसे एक बात तो है, भाभी थोड़ी फनी जरूर है। चोटी नीचे करो तो ऊपर उठ जाती है। आयुष की बात सुन सभी हंसने लगते हैं और आराधना गृह प्रवेश करती है। जाओ बहू, अपने कमरे में जाकर आराम करो। आराधना मुड़ती है, तभी दरवाजे से आवाज आती है, रुक जाइए सब, अभी एक हमारा गृह प्रवेश बाकी है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो करीना और कार्तिक शादी के जोड़े में साथ खड़े हैं। ये क्या, करीना और कार्तिक? ये तो वही लड़की है जिसकी शादी अंकित से तय हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। भैया की शादी तय होने के बाद मैं कुछ कह नहीं सका। हाँ मॉम, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करनी थी, लेकिन रिश्ता तय होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। ये सुन मोहिनी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। ओह माय गॉड, कितना ड्रामा है। आराधना मोजा लेकर आती है और सुंघाने लगती है। ये क्या कर रही हो बहू? अरे मोजा सुंघावे से जल्दी होश आ जाला। ओह माय गॉड, सच में तुम सिर्फ लुक से ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी गवार बहू हो। इन सब से अच्छा है डॉक्टर बुलाओ। तभी मोहिनी होश में आ जाती है। छी, इसे दूर रखो, ये गवारपन मुझसे नहीं सहा जाता। हाँ वही तो। वैसे मॉम, अगर आपकी नौटंकी बंद हुई हो तो मैं जा रही हूँ। करीना मुंह बनाकर इतराते हुए निकल जाती है।
मम्मी जी अब आप ध्यान रखिए, हम कमरे में जाते हैं। बहू तुम ये भोजपुरी मत बोलो, ये सब सिर्फ गांव की लैंग्वेज है। शहर में अगर ऐसी बातें करोगी तो सब गंवार ही कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर आराधना अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह आराधना नहा धोकर नई दुल्हन की तरह तैयार होती है और सभी के पैर छूती है। खुश रहो खुश रहो। सदा सुहागन रहो। आराधना झुककर अंकित के पैर छूती है। सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, भैया के भी पैर? मेरी माँ कहती थी कि पति परमेश्वर होता है, इसीलिए उनके पैर भी छूने चाहिए। बहू ये सब पुरानी बातें हैं, शहर में ऐसा नहीं करते। और हाँ, मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझसे दूर ही रहो। वैसे भी अगर तुम्हें कहीं बाहर लेकर चला गया तो मेरे दोस्त सिर्फ मेरा मजाक ही बनाएंगे। इतना कहकर अंकित गुस्से में कमरे में चला जाता है। आराधना उदास हो जाती है। बहू परेशान मत हो, जाओ अपनी पहली रसोई करो। आराधना किचन में आती है और इधर उधर देखती है। अरे गैस कहाँ है? लगता है ये चमकता हुआ तवे जैसा दिखने वाला सामान ही है जिस पर खाना बनाना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले चीला बना लेती हूँ। ये सोचकर आराधना चीला का घोल बनाकर सीधे इलेक्ट्रिक गैस पर डाल देती है, जिसकी वजह से चीला चिपक जाता है। हे भगवान, ये क्या, चीला तो चिपक गया। इसे छुरी से निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर आराधना छुरी लेकर इलेक्ट्रिक गैस को खुरचने लगती है। खुरचने की आवाज सुनकर मोहिनी और कीर्ति किचन में आती हैं। अरे बहू ये क्या कर दिया? कोई इलेक्ट्रॉनिक गैस पर ऐसे चीला बनाता है क्या? मम्मी जी मुझे लगा यही चूल्हा है, मैं निकाल रही थी। अब लग रहा है माँ, सच में आपकी एक बहू पूरी गवार ही है। मम्मी जी माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। आइंदा मौका ही नहीं मिलेगा। चल मेरे साथ, तू रसोई नहीं संभाल सकती। मोहिनी आराधना को किचन से बाहर ले जाती है। तभी दरवाजे पर करीना आती है और सबको देखती है। ओह माय गॉड, मेरा तो सिर दुख रहा है। आप लोगों ने मेरे कमरे में कॉफी क्यों नहीं भेजी? तू इस घर की बहू है और आज तेरी पहली रसोई है। हम क्यों तेरे कमरे में कॉफी बनाकर भेजे? तभी कार्तिक पास आता है और धीरे से समझाता है। अरे ओ मैडम, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। चुपचाप जाकर पहली रसोई करो, वरना मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट करने की जगह एक्सपायर कर डिवोर्स दिलवा देंगे। और इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, जा रही हूँ, वो मैं भूल गई थी। करीना किचन में जाती है और मोबाइल निकालकर वीडियो देखने लगती है। हे भगवान, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। माँ ने सबके सामने इतनी लंबी लंबी बातें कर दी। अब मैं फंस गई हूँ और कार्तिक के प्यार के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। करीना बड़बड़ाते हुए यूट्यूब देखकर सब्जी बनाती है और कुछ ही देर में सभी को अलग अलग पकवान बनाकर खिलाती है। ये रोटी भी जल गई, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिक रोटी है, मेरी तरह मॉडर्न। वैसे भी रोटी गोल होना जरूरी थोड़ी ना है, और फिर दोबारा मेहनत कौन करे। करीना जली हुई सब्जी और पाकिस्तान के नक्शे जैसी रोटियां सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। ये क्या करीना, तुमने सिर्फ पापड़ बनाया है, वो भी जला हुआ? रोटी कहाँ है? भैया ये रोटी ही है, आपकी पत्नी के हाथों की स्पेशल रोटी। आप सब मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि मैं दोबारा खाना नहीं बनाने वाली, और इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, सबको ये खाना तो पड़ेगा ही। करीना की बात सुनकर सभी जैसे तैसे आधी कच्ची पक्की रोटी और नमक वाली सब्जी खाते हैं। फिर दोपहर में, हे भगवान, आज तो रसोई करके मेरी कमर ही टूट गई। ये सब मुझसे रोज नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी फोन बजता है। करीना फोन उठाती है। अरे सुन, मैंने अपनी रसोई एकदम मॉडर्न करवा ली है। मेरे किचन में एसी लगा है, संगमरमर लगवाया है, पूरा फैशनेबल किचन बन गया है। सच में? तेरे ससुराल वालों ने इतना महंगा किचन बनवा दिया? और नहीं तो क्या, तेरी दोस्त किसी से कम है क्या? जिद कर दी थी मैंने, खाना ही नहीं बनाऊंगी, फिर बनवाना ही पड़ा। चल अब रखती हूँ, सास बुला रही है। फोन कट जाता है। करीना मुस्कुराती है। अब आया मजा, ये जबरदस्त आइडिया है रसोई से बचने का। वहीं दूसरी तरफ आराधना और कृष्ण प्रसाद। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अगर तू चूल्हे में कंफर्टेबल है तो बना ले बहू, रसोई के बगल में अपनी चूल्हे वाली रसोई। सच में दादाजी, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। आराधना तुरंत मिट्टी लाती है और किचन के पास चूल्हा बनाना शुरू कर देती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है। ये पूरे घर में मिट्टी क्यों फैला रखा है भाभी आपने? ननन जी, मुझे गैस पर ही खाना बनाना आता है, इलेक्ट्रॉनिक गैस पर रसोई करना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए चूल्हा बना रही हूँ। क्या मतलब? अब घर में दो दो रसोई होगी, एक मॉडर्न बहू की और एक तुम्हारी। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? बस करो तुम लोग, तुम्हें खाना खाने से मतलब होना चाहिए। ये मत देखो कि चूल्हे पर बना है या गैस पर। तुम लोग आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ये ससुर जी भी ना, उनकी वजह से इस गवार बहू को और अब उसकी रसोई को भी झेलना पड़ेगा।
कृष्ण प्रसाद के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर रात को, अरे बहू तू अभी तक यहीं बैठी है, तुझे खाना नहीं बनाना क्या? गवार बहू के लिए तो चूल्हा बन गया, लेकिन मेरे लिए मेरे जैसा मॉडर्न किचन कब बनेगा? क्या मतलब है तेरा? मतलब साफ है, मैं रसोई में तभी कदम रखूंगी जब किचन पूरी तरह मॉडर्न होगा, अच्छे डिजाइनर से डिजाइन होगा, महंगा संगमरमर और हर चीज हाई क्लास होगी। माइक्रोवेव, डिशवॉशर, सब कुछ होना चाहिए। हे भगवान, एक से बढ़कर एक बहू मिली है। कोई चूल्हे पर खाना बना रही है तो कोई मॉडर्न किचन की डिमांड कर रही है। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। माँ परेशान मत होइए, कुछ दिनों में इनका जुगाड़ भी हो ही जाएगा। चलिए छोटी भाभी के हाथ का खाना खा लेते हैं। फिर सभी बैठते हैं और आराधना का बनाया खाना खाते हैं। वाह भाभी, क्या स्वाद है। ना नमक ज्यादा ना मिर्च, बिल्कुल परफेक्ट। धन्यवाद। बस अब यही अच्छा है, ये चूल्हे पर खाना बनाती रहे और मैं आराम से रहूं। ये लोग मेरे लिए इतना महंगा किचन थोड़ी बनवाएंगे, लेकिन इसकी इतनी तारीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सभी खुशी खुशी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह फिर अगली सुबह अचानक सभी के कमरों में एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है। छी, ये कैसी बदबू है? दूसरी तरफ करीना उठती है और नाक पकड़ती है। उफ, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे गोबर की बदबू हो। नीचे जाकर देखती हूँ। एक एक करके सभी लोग नींद में उठकर हॉल में आते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ आराधना गोबर से पूरे हॉल को लीप रही थी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आज शुक्रवार है मम्मी जी, गोबर से घर लीपने से घर में लक्ष्मी आती है। तभी करीना बड़बड़ाते हुए आधी नींद में वहाँ आती है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी नींद खराब कर दी। तभी करीना फिसलकर गोबर पर गिर जाती है। उसका चेहरा गोबर से भर जाता है। अरे वाह, मॉडर्न भाभी का तो फेशियल भी देसी स्टाइल में हो गया। भाभी, ये तो नेचुरल स्किन केयर है, फ्री में मिल गया। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। करीना गुस्से में उठती है और चेहरा साफ करती है। फिर शाम को मैं पार्लर जा रही हूँ और आते वक्त शॉपिंग भी करके आऊंगी। लेकिन बहू अभी तो 15,000 की ऑनलाइन शॉपिंग की थी। मैं अपने पति के पैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके नहीं, जो आप मेरे खर्चे गिन रही हैं। ये रोक टोक आप अपने लिए रखिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। करीना इतराते हुए चली जाती है। हे भगवान, कैसी बहू मिली है। न घर संभालना न रसोई, बस पैसे उड़ाना और एटीट्यूड दिखाना। तभी कृष्ण प्रसाद आते हैं। बहू, तुम बहुत दिन से कहीं गई नहीं हो, जाओ शॉपिंग करके आओ। आराधना सिर हिलाकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। कुछ देर में आराधना बाजार पहुंचकर मॉल में बहुत पैसे लगेंगे, दुकान से ही अच्छे और सस्ते कपड़े ले लेती हूँ। आराधना सादगी और समझदारी से कपड़े खरीदती है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसों की चिंता मत करो, कपड़े दिखाओ, 2 लाख के भी हुए तो ले लूंगी। इस तरह करीना लाखों की शॉपिंग करती है और आराधना हजारों की भी नहीं। फिर दोनों घर लौटती हैं। ये लो, 10 लाख का बिल है, पे कर देना। हे भगवान, इतनी खर्चीली पत्नी। वैसे मम्मी जी, ये पैसे बच गए, दुकान से ही शॉपिंग कर ली। मैं इसे गलत समझता रहा, लेकिन ये तो कितनी अच्छी है। और फिर लुक में क्या रखा है, गांव की है तो वैसी दिखेगी ना। एक काम करता हूँ, कल ही पार्लर का अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। ये सोचकर अंकित पार्लर का अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है और अगले ही दिन अपने साथ आराधना को लेकर पार्लर जाने लगता। हे, पूरे रात से तुम अपना घूंघट मत हटाना और ना ही किसी को बताना कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि अगर तुमने जबान खोली तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह अंकित अपनी पत्नी को छिपते छिपाते लेकर पार्लर पहुंचता है, तो वहीं दूसरी तरफ बहू, तेरी डिमांड पर हमने तेरे लिए मॉडर्न रसोई बनवा दी है, चल देख। क्या मॉडर्न रसोई? तुम वैसे भी इतना खर्च करती ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मॉडर्न रसोई पर भी थोड़ा खर्चा कर दिया जाए। अब तेरी पसंद की रसोई तैयार है, अब तू आराम से खाना बनाकर खिलाना। इतना कहकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मैं तो इस रसोई से बचने के लिए बहाना कर रही थी, अब तो सच में बनाना पड़ेगा। अपनी मॉडर्न रसोई देखकर मॉडर्न बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब एक तरफ गंवार बहू अपने चूल्हे पर, तो वहीं मॉडर्न बहू अपनी मॉडर्न रसोई में खाना बनाती है। फिर अगले दिन बताओ भाई, इस महीने रसोई का खर्च कितना हुआ? ज्यादा नहीं, बस 50,000 का राशन है। क्या 50,000? इतना खर्च और ढंग का खाना भी नहीं नसीब होता। वैसे बड़ी बहू, तेरा क्या खर्चा है? मेरे रसोई का खर्चा बस 5 से 10,000 के बीच है। इतना फर्क? जो इतना टेस्टी खाना बनाती है उसका खर्च कम, और जो ठीक से बनाती भी नहीं उसका इतना ज्यादा। फिर इस तरह से रसोई के खर्चों का हिसाब किया जाता है। और फिर अगले दिन मैंने सोचा था बहाना बनाकर बच जाऊंगी, लेकिन इन्होंने तो सच में किचन बनवा कर दे दिया। करीना सब्जी चलाती है, तभी धुआं उठने लगता है। अरे शिट, ये सब्जी फिर जल गई। करीना जल्दी जल्दी टमाटर काटती है, फिर कुछ और चीजें डाल देती है। दूसरी कढ़ाई भी जलने लग जाती है। अरे ये भी जल रही है, अब क्या करूं? ऊपर से पूरा किचन इतना गंदा हो गया, काम करने का मन ही नहीं करता। किचन में गंदगी फैल जाती है, मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं।
तभी मोहिनी अंदर आती है। अरे बहू, अभी कुछ दिन पहले इतना महंगा किचन बनवाया और तूने इसकी ये हालत कर दी। किचन ही तो है, काम होगा तो गंदा होगा ही। मोहिनी सिर पकड़कर बाहर निकलती है और फिर अपनी गंवार बहू के चूल्हे वाली रसोई में जाती है, जहाँ वो चूल्हे पर डिजाइन बना रही थी। ये क्या कर रही हो बहू? मुझे सिंपल चूल्हा नहीं पसंद, इसीलिए चूल्हे पर डिजाइन बनाती हूँ। मोहिनी चारों तरफ देखती है, साफ सुथरा छोटा सा किचन, सब चीजें अपनी जगह पर रखी हैं। एक ये गवार बहू है और एक वो मॉडर्न बहू की रसोई। मोहिनी चुपचाप सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर दोपहर में आपको कुछ सब्जियाँ चाहिए तो बता दीजिए। मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं मंगवानी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। आराधना चुपचाप बाहर चली जाती है। भैया 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 80 में दे दीजिए। ठीक है बहू, ले जाओ। ये सब आसपास के लोग देखते हैं। देखो कितनी समझदार बहू है, 1-1 रुपए की कदर करती है। वहीं आराधना सब्जियां लेकर घर लौटती है तो दूसरी तरफ करीना ऑनलाइन सब्जियां मंगवाती है और कुछ देर में सब्जियां आ भी जाती हैं। अरे ये क्या, सारी सब्जियां तो गली सड़ी है। अब क्या करूँ, दोबारा मंगवाने का टाइम नहीं है, ऐसे ही बना देती हूँ। करीना गली हुई खराब सब्जियों से ही खाना बनाने लगती है तो वहीं किचन की गंदगी की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगती। उफ, कितनी बदबू है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा इस रसोई में। करीना जैसे तैसे गंदी रसोई में खाना बनाती है और फिर जब सभी को खाना खिलाने की बारी आती है। छोटी बहू, माफ करना हमें, लेकिन हम बड़ी बहू के हाथ का खाना ही खाएंगे। हाँ, हमें बड़ी भाभी के हाथ का खाना चाहिए। सभी आराधना के हाथ का खाना खाने लगते हैं। इसके हाथों का खाना तो स्वादिष्ट है, लेकिन मैं नहीं खा सकती, वरना मेरा ऑर्डर माइनस हो जाएगा। ये सोचकर मॉडर्न बहू करीना उन्हीं सड़ी गली सब्जियों से बना खराब खाना खा लेती है। मम्मी, मेरा सिर फट रहा है बहुत तेज। क्या हुआ? इतना तेज बुखार? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर कार्तिक तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और मक्खी मच्छर की वजह से डेंगू भी हो गया है। साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। देखा, रसोई गंदी रखने का नतीजा है ये। सभी करीना की तबीयत खराब होने पर उसे ताना मारकर वहाँ से चले जाते हैं तो वहीं गंवार बहू आखिर इसकी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई? मुझे खुद जाकर देखना होगा। आराधना किचन में जाती है और गंदगी देखकर चौंक जाती है। इतनी गंदगी, इसी वजह से ये सब हुआ है। जो भी हो, अब सब कुछ संभालना तो पड़ेगा ही। ये सोचकर आराधना काढ़ा बनाकर करीना के कमरे में आती है। ये काढ़ा पी लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? पहले काढ़ा पी लीजिए, सवाल बाद में पूछिए। फिर आराधना करीना को डांट कर काढ़ा पिलाती है। फिर शाम को आराधना पपीते के पत्ते पीसने लगती है। भाभी, ये क्या बना रही हो? डेंगू में पपीते के पत्ते का जूस और बकरी का दूध बहुत फायदा करता है। ऐसा सोचकर आराधना पत्ते पीसने में लग जाती है और दूध मिलाकर करीना को पिलाती है। नहीं, मैं ये नहीं पी सकती। नाक बंद कीजिए और शांति से चुपचाप इसे पी लीजिए। आराधना करीना का अलग अलग तरह से ध्यान रखने लगती है। आधी रात को इतनी रात को तुम ये सब क्यों कर रही हो? आपकी तबीयत गंदगी की वजह से खराब हुई है, इस हालत में साफ सफाई बहुत जरूरी है। आराधना पूरे कमरे को साफ करती है और चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। आराधना की सेवा से करीना बहुत जल्द ठीक हो जाती है और जब अपनी रसोई में वापस लौटती है। सच में मेरा किचन इतना साफ, ऐसा तो तब था जब नया बना था। सच में ऐसी रसोई में काम करने का मन करता है। देख लिया बहू, साफ सफाई कितनी जरूरी होती है। अब से रसोई हमेशा बड़ी बहू की तरह साफ रखना। नहीं मम्मी जी, अब इस घर में अलग अलग रसोई नहीं होगी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। जब मेरी तबीयत खराब थी तब इन्होंने मेरा साथ दिया। अब मेरा फर्ज है कि मैं इन्हें मॉडर्न तौर तरीके और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करना सिखाऊं। क्यों जेठानी जी, हम दोनों साथ काम करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको साफ सफाई और खाना बनाना सिखाऊंगी। आप मुझे मशीनें चलाना सिखा दीजिए। वाह, छोटी भाभी की तबीयत क्या खराब हुई, उनकी बुद्धि खुल गई। सच में इस बीमारी ने मेरी आंखें खोल दी। अब न ताना होगा, न जलन और न ही गवार बहू होने का ताना। सच में इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसके बाद मॉडर्न और गंवार बहू दोनों मिलकर रसोई का काम साफ सफाई के साथ खुशी खुशी संभाल